वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई से भी लेवल का हो, ग्रुप ए, बी, सी या डी, हम सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं और आपको कंटेंट ओरिएंटेड आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और आप सब अपनी जो पढ़ाई और जो तैयारी है वो जबरदस्त तरीके से जारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका जो एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो है हमारे नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त में। 13 अगस्त से 30 अगस्त तक आपका एसएससी सीजीएल का टियर 1 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और आपका 9 अगस्त से एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल टियर 1 का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा और ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। यूं चुटकी बजाते ही आपका जुलाई का जो मंथ है वो खत्म हो जाएगा और आ जाएगा आपका अगस्त का महीना। जिन लोगों ने 2025 टारगेट कर रखा है अपने एसएससी के पेपर को क्रैक करने के लिए, वो हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए बैच लेके आए थे, फाउंडेशन बैच, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एनटीएस जैसे जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स है उसके लिए ये बैच लेके आए थे, जहां हम आपको आपका जो कोर्स है, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितना भी आपका सिलेबस है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा रहे हैं। बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी खत्म भी हो चुकी हैं, जैसा कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा अपना जो कोर्स टाइम पे कंप्लीट करना है और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आपको हमारे सारे लाइव सेशंस के और हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं हम डेली अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम आपके लिए फाउंडेशन बैच लेके आए थे, जहां आपके लिए ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, मैथ्स और रीजनिंग जैसे आपके जितने भी कोर सब्जेक्ट्स उसका सिलेबस कंप्लीट आधा हो चुका है। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ और बहुत थोड़ा सा आपका जो सिलेबस है ज्योग्राफी का वो बाकी है, जो आपका खत्म हो जाएगा 1-2 हफ्ते में और उसकी परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आपका जितना मैथ्स और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो आप जाएं और जाके उसमें देखें। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको हमारे सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। यही नहीं बल्कि हम जितने भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पे भी हम अवेलेबल हैं, चाहे वो आपका ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, हम वहां पे भी अवेलेबल हैं, फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप जिन जिन सोशल मीडिया को यूज करते हो आप हमसे वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको एग्जाम से रिलेटेड अपने जितने भी डाउट्स हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार का सपोर्ट या मदद चाहिए तो वो भी आप हमको बता सकते हैं उसमें, और आपको हमारा जो 100% सपोर्ट है वो भी मिलता रहेगा। आज का आपका टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पर आपको नॉर्थ अमेरिका की पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप की जरूरत पड़ेगी। आज का भी लेक्चर जो है वो बड़ा होने वाला है, तो बिल्कुल कमर कस के बांध के बैठ जाइए और अपने लिए अपने पास अपने पेन पेपर लेके बैठ जाइए, नोट्स बनाइए, अपने हैंड रिटन नोट्स। जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास एक रिकमेंडेशन है कि आप अपने जो नोट्स हैं वो इंग्लिश में ही बनाएं ताकि आपके लिए आसानी हो, क्योंकि एसएससी सीजीएल आप एसएससी का कोई सा भी पेपर दे रहे हो उसमें हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश आती है और इंग्लिश अच्छी खासी पूछी जाती है, अच्छे लेवल की पूछी जाती है। इसीलिए अपनी इंग्लिश में पकड़ बनाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए फायदेमंद तभी रहेगा जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स इंग्लिश में बनाएंगे और उसे पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे कि उसके इम्पोर्टेंट सिटीज कितने हैं, कंट्रीज कितनी है, फिजिकल मैप के बारे में देखेंगे। आपको क्या करना है कि पेन पेपर तो लेकर बैठना ही बैठना, उसके साथ आप क्या लेकर बैठेंगे वो है आपका नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप, दोनों की यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा वर्ल्ड मैप, आई होप कि अब तक आपके दिमाग में वर्ल्ड मैप छप चुका होगा, क्योंकि इतनी बार हम प्रैक्टिस कर चुके, इतनी बार हम पढ़ चुके वर्ल्ड मैप को लेके। आपको अभी तक जो वर्ल्ड मैप का जो पिक्चर है वो आपके दिमाग में यहाँ पे छप जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है।
इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज है, जो बाउंड्रीज है जिसके साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एसएससी एग्जाम या सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके पर्सपेक्टिव से ही हम यहाँ पे आज का जो कोर्स है वो कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं वो वनडे एग्जाम्स को टारगेट करके चल रहे हैं, यहाँ पे वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो लेक्चर है वो मोर देन सफिशिएंट होगा, राइट। तो बिना किसी डिले के यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। याद रखिएगा, एक की पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंट रहिए, अपना शेड्यूल बना के रखिए कि आपको डेली 8 घंटे तो पढ़ाई करनी ही करनी है, राइट। और 8 घंटे के ऊपर भी अगर बढ़ जाए तो फिर आपके लिए ही लाभदायक सिद्ध होगा वो। आप ना ही केवल अगर ये वाला एग्जाम में नहीं तो और जितने भी आपके एग्जाम्स आपको क्लियर करने हैं, क्रैक करने हैं, वो भी आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। पर शर्त ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और डिसिप्लिन रहना है। अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हो जाइए। चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। वो है हमारा नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका, राइट। North America is a continent entirely within the northern hemisphere and almost all within the western hemisphere. It can also be considered a northern subcontinent of Americas. Okay. तो यहाँ पर हमें नॉर्थ अमेरिका के लोकेशन के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा कि आपको ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके लिए लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने हर कॉन्टिनेंट का जो लोकेशन है, किसके साथ वो बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन से ओशन के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से रटी होनी चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं कि अभी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो फेज है, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो चल रहा है। यहाँ पे आपके जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हम यहाँ पे वो करवाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो चीजें हम आपको आज यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये चीजें कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल भी नहीं है, सब फैक्चुअल है। और यहाँ पर आपका हार्ड वर्क जो है वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस ज्यादा है। सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी और वो तभी होगा जब आप उसको कंटिन्यूअसली जो है वो डेली बेसिस पे उसको रीड करेंगे और उसको रिवाइज करते रहेंगे अपने साथ साथ, तभी आपको चीजें जो है वो अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका काम जो है वो ज्यादा है। मेरा काम यहाँ पे केवल आपको पढ़ाना है और वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद आपको अपने तरफ से जो है वो एफर्ट्स डालने होंगे, राइट। आपको एफर्ट्स डालने होंगे और यहाँ पर एफर्ट्स डालने से आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। सही जगह एफर्ट्स डालेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो 100% पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। नॉर्थ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट एंटायरली विद इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑलमोस्ट ऑल विद इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर हम इसको अलग से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका, पहले हम यहाँ पे इसको एज अ अर्थ ले लेते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये होता है हमारा एशिया, ठीक। इसके साथ होता है हमारा यूरोप, राइट। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे होता है हमारा एंटार्क्टिका, राइट। यहां पर होता है हमारा अफ्रीका, ठीक। यहाँ पे होता है हमारा साउथ अमेरिका और यहाँ पे होता है हमारा नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पर होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। मैंने बहुत ही ज्यादा रफ डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। याद रखिएगा कि अफ्रीका और एशिया जो होता है वो लिंक्ड रहता है, ठीक है, यहाँ पे स्विस कैनाल के थ्रू। उसके बाद ये हो गया साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका और ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर आज हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की लोकेशन बताई गई है। क्या बोला गया है कि हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वो कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और आप देख सकते हो जैसे कि अगर हम डायरेक्शन देखें यहाँ पे, ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वो कौन से साइड पड़ रहा है? वेस्ट साइड में पड़ रहा है, इसलिए हम उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक। जैसा कि यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे अमेरिका को दो
उसमें हाफ्स में बांटा गया है। एक हो गया हमारा नॉर्दर्न, दूसरा हो गया हमारा सदर्न। और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पोर्शन है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसलिए इसको नॉर्दर्न बोला गया है यहाँ पे, नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। इट इज बॉर्डर्ड टू द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशन। यहाँ पे अब लोकेशन का खास ध्यान रखिएगा कि हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है, इट इज बॉर्डर टू द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशन, राइट। यानी कि यहाँ ऊपर पड़ेगा हमारा आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ठीक। ये तो अर्थ है लेकिन अलग से बता देते हैं। जैसे ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, इसके नॉर्थ में पड़ता है हमारा आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशन या आर्कटिक सर्कल, जो भी आप बोल लो, ठीक है। टू द ईस्ट बाय द एटलांटिक ओशन, और ईस्ट में यहाँ पे यानी कि इस साइड पड़ता है हमारा एटलांटिक ओशन, राइट। आप रफ डायग्राम अपने नोट्स में बना के जो लोकेशन है वो अच्छे से याद रख सकते हैं। यहाँ हो गया हमारा एटलांटिक ओशन, राइट। टू द वेस्ट एंड साउथ बाय द पैसिफिक ओशन एंड टू द साउथ ईस्ट बाय द साउथ अमेरिका एंड द कैरेबियन सी। अब यहाँ पे लोकेशन का खास ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नॉर्थ में हमारे क्या पड़ता है, आर्कटिक ओशन पड़ता है। टू द ईस्ट बाय द एटलांटिक ओशन, ठीक है, ईस्ट में पड़ता है हमारा एटलांटिक ओशन। टू द वेस्ट एंड साउथ बाय द पैसिफिक ओशन, अब यहाँ पर हमारे वेस्ट में पड़ता है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे भी है हमारा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हमारे वेस्ट और साउथ में कौन सा ओशन पड़ेगा, पैसिफिक ओशन पड़ेगा। और देखा जाए साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट में यहाँ पे एक और कॉन्टिनेंट है, वो पड़ता हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है। ध्यान रखेंगे, नॉर्थ में हमारा आर्कटिक ओशन है, ईस्ट में हमारा अटलांटिक ओशन है, वेस्ट और साउथ में हमारा पैसिफिक ओशन है, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट लाई करता है यहाँ पे, ठीक। North America is the third largest continent after Asia and Africa, and it covers an area of nearly 24 million square kilometer. अब ये इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट नंबर पे कौन सा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, सेकंड नंबर पे है हमारा अफ्रीका, और ये दोनों कॉन्टिनेंट्स जो है वो हम इसका लेक्चर कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा और लेक्चर को देखिएगा, इन केस इफ यू हैवंट वॉच्ड द लेक्चर। फिर आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका जो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और ये कितना एरिया कवर करता है, इट नियरली कवर्स 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारे लिए यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट रखना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये कितने नंबर पे लार्जेस्ट है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 7 डिग्री नॉर्थ टू 85 डिग्री north latitude, and east to west from 20 degree west to west 179 degree west। यहाँ पर अब हमें यहाँ पे डायरेक्शंस याद रखने की ज्यादा जरूरत, मतलब हार्ड नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, वो हमारे दो हेमिस्फीयर में लाई करता है। एक तो हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसलिए यहाँ पे जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन दिखाया गया है वो 7 डिग्री नॉर्थ से लेकर 85 डिग्री नॉर्थ दिखाया गया है लैटिट्यूड, राइट। आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इन केस इफ यू डोंट नो तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को जाके जरूर देखिएगा, वहां पे मैंने बहुत सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करा है डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब चूंकि आपका नेक्स्ट मंथ पेपर है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, और अगर नहीं पता है तो बहुत शर्म की बात है आपके लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये 7 डिग्री टू 85 डिग्री नॉर्थ इसका क्या है, लैटिट्यूड एक्सटेंशन है। उसके अलावा ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम 20 डिग्री वेस्ट टू 175 डिग्री वेस्ट। हमें पता है कि हमारा नॉर्थ अमेरिका जो है दो हेमिस्फीयर पे लाई करता है, एक है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 20 डिग्री वेस्ट टू 179 डिग्री वेस्ट, राइट। आई होप कि अब आपको यहाँ पर डायरेक्शंस याद रखने की ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो, in other words, its northern boundary is only about 500 kilometers away from the North Pole, and its western boundary only 10 kilometers away from the International Date Line (IDL).
अब इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ओवर हियर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन. इन केस इफ यू डोंट नो, यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस लेक्चर्स, गो एंड वॉच देम फर्स्ट, राइट. और अभी तक आपको जो है इंटरनेशनल डेट लाइन जो है पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली होती क्या है. ठीक, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हमारे नदर्न बाउंड्री में अगर देखा जाए नॉर्थ अमेरिका के नदर्न बाउंड्रीज आर ओनली अबाउट 500 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल. यानी कि नॉर्थ पोल से हमारा नॉर्थ अमेरिका कितना दूर है अगर देखा जाए उसकी नदर्न बाउंड्री, तो वो है 500 किलोमीटर. ठीक है. और देखा जाए कि वेस्टर्न बाउंड्री जो है वो 10 किलोमीटर दूर है किससे, आईडीएल से, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन से. देयर आर 5 टाइम जोन्स इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में टोटल कितने टाइम जोन्स हैं, 5 टाइम जोन्स, राइट. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल passes through the continent and the 100 degree west longitude cuts through the center of the continent. तो अब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ से इस कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी लाइन जो है वो पास होती हैं. पहला हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं, और दूसरा हो गया हमारा आर्कटिक सर्कल. ये दोनों जो है वो पास होते हैं हमारे कहाँ से, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से. इसके अलावा द 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड कट्स थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट. जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ के बीच से क्या पास होता है, इक्वेटर. इक्वेटर क्या करता है कि अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है. ठीक उसी प्रकार हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है उसके बीच से यहाँ पे 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो पास होती है और उसको नॉर्थ अमेरिका को डिवाइड करती है. ठीक है. यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. आपको ये चीज याद रखनी है कि कौन से कॉन्टिनेंट से कौन सी लाइन जो है वो पास करती है. जैसे कि हमने इससे पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने के बाद हमें पता लगा था कि हमारे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उससे 3 लाइन जो है वो तीनों पास होती हैं. एक तो हो गया हमारा इक्वेटर, दूसरा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और तीसरा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट. और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ये दोनों लाइन जो है वो पास होती है हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट. आगे बढ़ते हैं. ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप जो आप अपने एटलस में खोल के बैठेंगे. ठीक है, सॉरी, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका फिजिकल मैप जो आप अपने एटलस में खोल के बैठेंगे, और ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप. ठीक, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे पड़ता है ये ग्रीनलैंड. ठीक है, दिस इज ग्रीनलैंड. ठीक है, ये हमारा अलास्का है जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है. कनाडा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है. फिर आता है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर आता है यहाँ पे मेक्सिको. ठीक है, यहाँ पे आता है मेक्सिको, और यहाँ पे है वेनेजुएला, कोलंबिया. ठीक, यहाँ से हमारा दूसरा ये स्टार्ट हो जाता है, ये हमारा साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर आप याद रखिएगा ये पोर्शन जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन है. ठीक है, अलास्का, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको यहाँ पे डिवाइडेड है 3 में. कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, मेक्सिको हो गया. ध्यान रखिएगा कि अलास्का जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट है, राइट. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, शो भी है अलग अलग कलर में और लिखा भी हुआ है. याद रखिएगा कि यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पोर्शन तक तो हमारा क्या पड़ता है, कनाडा पड़ता है. ठीक, लेकिन अलास्का जो है वो किसके अंडर में आता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर में आता है, और उसकी लोकेशन यहाँ पे है. ये रहा अलास्का और ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स. इसके अलावा ये पड़ता है यहाँ पे मेक्सिको. तो हमारा नॉर्थ अमेरिका 3 अलग अलग उसमें डिवाइड है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिजिकल मैप में हम तब देखेंगे जब हम अलग अलग यहाँ पे आप डिटेल में जब हम माउंटेन्स और प्लेट्यूज और रिवर्स, लेक्स के बारे में पढ़ेंगे. फिलहाल देख लीजिए, यहाँ पे देख देते हैं. जैसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हो गया हमारा रॉकी माउंटेन्स, राइट. ये हमारा अलास्का रेंज हो गया, ये हमारा ब्रुक्स रेंज हो गया यहाँ पे. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारा ईस्टर्न, यहाँ पे हो गया ईस्टर्न शील्ड हो गया यहाँ पे. ठीक, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जैसा हमारा यहाँ पे दिया गया नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो गया यहाँ पे, और नीचे हो गया हमारा साउथ पैसिफिक ओशन. ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका. ये है ग्रीनलैंड जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, आगे ये है हमारा हडसन बे, ये हमारे यहाँ पे लैब्राडोर सी आ गया, ये हमारे यहाँ पे लॉरेंशियन प्लेट्यू आ गया, अपालेकियन माउंटेन्स आ गए यहाँ पे. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ये हो गया हमारा मैक्सिकन प्लेट्यूज हो गया. ठीक है,
ये सारी चीजें जो है हम आगे डिटेल में जाके पढ़ेंगे। और देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें नॉर्थ में क्या देखने को मिल रहा है, आर्कटिक ओशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें यहाँ पे जितने भी नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं, जो सिटीज हैं, उसके नाम यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए गए हैं। इसको ध्यान से देखेंगे। ए में देखते हैं तो यहाँ पे आता है एंटीगुआ एंड बारबूडा, ठीक। उसके अलावा बी से देखते हैं तो बामस, बारबाडोस और बेलाइज, ठीक। उसके बाद सी से देखते हैं कनाडा, कोस्टा रिका एंड क्यूबा। डी से डोमिनिशिया एंड डोमिनिशियन रिपब्लिक। ई से एल साल्वाडोर। जी से ग्रेनाडा और ग्वाटेमाला। एच से हैती एंड होंडुरस। जे से जमेशिया एंड एम से मेक्सिको। एन से निकारागुआ। पी से पनामा। एस से सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज। टी से ट्रिनिडाड एंड टोबागो और यू से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो हम सबको पता है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिपेंडेंट टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये है हमारी डिपेंडेंट टेरिटरीज, ठीक है। जो आपको लोकेशन तो हमारे जो है वो नॉर्थ अमेरिका के पास ही दिखाएगी, लेकिन उनकी जो अथॉरिटी होगी वो नॉर्थ अमेरिका के अंडर में नहीं आएगी। इसे देखते हैं यहाँ पे एंगुलिया जो है ये हमारा यूके के अंडर आता है। अरूबा हम आता है नीदरलैंड्स में। बरमूडा यूके के अंडर है। बोनेर नीदरलैंड्स और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जो है वो हमारा यूनाइटेड किंगडम्स के अथॉरिटी के अंडर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ पे अलग से टैबुलर फॉर्म में ऑलरेडी यहाँ पे चार्ट में मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा सी से देखते हैं तो केमैन आइलैंड, ये किसके अंडर आता है, ये आता है हमारे यूनाइटेड किंगडम्स के अंडर। फिर आता है क्लिपर्टन आइलैंड जो फ्रांस के अंडर आता है। कुआरोकाओ आता है जो नीदरलैंड्स के अंडर में होता है। ग्रीनलैंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे नॉर्थ अमेरिका के अंडर अथॉरिटी में नहीं आता, लेकिन लोकेशन अगर आप मैप देखोगे तो ग्रीनलैंड जो है वो हमेशा शो करता है, ठीक है। ये किसके अंडर में आता है, डेनमार्क के अथॉरिटी में आता है हमारा ग्रीनलैंड। फिर आता है ग्वाडेलोप जो कि फ्रांस के अंडर में आता है। एम से देखें मार्टिन क्विन जो है वो फ्रांस के अंडर में आता है। मॉन्टेसराट जो है वो यूके के अंडर में आता है। नवासा आइलैंड जो है वो यूएसए के अंडर में आता है। पुएर्तो रिको जो है वो यूएसए के अंडर में आता है। एस साबा नीदरलैंड्स के अंडर। सेंट बार्थोलोमी फ्रांस के अंडर। सेंट मार्टिन फ्रांस के अंदर। सेंट पेरे एंड मिक्वेलन फ्रांस के अंदर। सेंट एस्ट्रिशस नीदरलैंड के अंदर। सेंट मार्टिन नीदरलैंड के अंदर। टर्क्स एंड कायकोस आइलैंड यूके के अंडर और यूएस वर्जिन आइलैंड ये यूएसए के अंडर में आता है। तो यहाँ पर उन आपके टेरिटरीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप अगर नॉर्थ अमेरिका खोलोगे मैप तो वहां पर आपको लोकेशन जो है वो अमेरिका के पास दिखाएगा, बट उनकी अथॉरिटी जो है वो अमेरिका के अंडर में नहीं आती, नॉर्थ अमेरिका के अंडर में नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। और चार्ट में आपको ऑलरेडी दिया गया है कि किसके अंडर है, राइट। इन केस अगर आपको ना देखे, ना समझ में आए, तो आप क्या करोगे कि लेक्चर को रिवाइंड करोगे और यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखना है कि कौन सा यहाँ पे हमारी जो टेरिटरी है वो किसके अथॉरिटी के अंडर आती है, क्योंकि कभी कभी एसएससी जो है ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिस ह्यूज लैंडमास इंक्लूड्स 3 लार्ज कंट्रीज, राइट। 3 लार्ज कंट्रीज है हमारे नॉर्थ अमेरिका में, जैसा कि हमने नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप में देखा। पहला है हमारा कनाडा, दूसरा है हमारा यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और तीसरा है हमारा मेक्सिको। 7 स्मॉल स्टेट्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड द आइलैंड्स ऑफ द वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारा जो नॉर्थ अमेरिका का जो लैंडमास है उसके अंडर में क्या आता है। पहले तो आते हैं यहाँ पे 3 लार्ज कंट्रीज, एक होगी हमारी कनाडा, दूसरी हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तीसरी हमारी मेक्सिको। उसके अलावा 7 स्मॉल स्टेट्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका and islands of the West Indies, right? Next, the Atlantic, Pacific and Arctic oceans surround North America in the east, west and north respectively, right? हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको समझा के रखा है कि हमारे नॉर्थ साइड में यहाँ पे पड़ता है आर्कटिक ओशन, ईस्ट में पड़ता है अटलांटिक ओशन, वेस्ट में पड़ता है पैसिफिक और साउथ में भी पैसिफिक पड़ता है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे हमें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट लाई करता हुआ दिखेगा, ठीक। I hope visible. Next,
In the northwest, the Bering Strait separates it from Asia, and in the southeast, the Isthmus of Panama joins it to the South America. अब हम वापस से जरा पॉलिटिकल मैप पे ध्यान दें, सॉरी फिजिकल मैप पे ध्यान दें, ठीक है। तो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि अगर आप अपने एटलस में फिजिकल मैप खोल के बैठे तो यहाँ पर हमको यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका को क्या करेगा, सेपरेट करेगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। और नीचे अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर इस्थमस ऑफ पनामा दिया गया है, ठीक है। इस्थमस ऑफ पनामा है जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को क्या करेगा, लिंक करेगा, ठीक है, यानी कि ज्वाइन करेगा इस्थमस ऑफ पनामा। और यहाँ पे जो बेरिंग स्ट्रेट है वो एशिया कॉन्टिनेंट को नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से अलग करता है, और जो इस्थमस ऑफ पनामा है वो हमारे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। North America has a smooth coastline except for the existing in the northwest, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में इनकी जो कोस्टलाइन है वो उतनी स्मूथ नहीं। आप नहीं कि देख सकते हैं कि जो स्मूथ हमारी कोस्टलाइन है वो हमारे नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है, एक्सेप्ट एग्जिस्टिंग इन दी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, राइट। ये देखिए यहाँ पे दिया गया हुआ है, ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा दिया हुआ है, और ये है हमारा इस्थमस ऑफ पनामा जो कि हमारे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करता है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर ये तो नॉर्थ अमेरिका दिया हुआ है, यहाँ पे मेक्सिको, ये यानी कि पूरा मैप यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये हमारा सेंट्रल अमेरिका का जो है वो मैप है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यहाँ पे फिजिकल मैप हो गया, ठीक। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी हमारा पनामा यानी कि जो हमारा मेक्सिको का जो पोर्शन है यहाँ पे उसे शो किया जा रहा है। आप अपने एटलस में फिजिकल मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको क्या है, कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, सब कुछ नहीं याद रखना है, परेशान होने की जरूरत नहीं, इतना पूछा भी नहीं जाता है एसएससी में। तो यहाँ पर केवल इतना याद रखना है कि हमारा जो इस्थमस ऑफ पनामा है वो ज्वाइन करता है साउथ अमेरिका को। चलो, रीजनल डिविजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे नॉर्थ अमेरिका में कितने रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा वेस्टर्न रीजन, ठीक। दूसरा आता है ग्रेट प्लेन्स, तीसरा आता है कैनेडियन शील्ड, और चौथा आता है हमारा ईस्टर्न रीजन, ठीक। अब एक एक करके हम यहाँ पे सारे रीजनल डिविजन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिटेल में उसमें घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना आपसे आपके में एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। वेस्टर्न रीजन, यंग माउंटेन्स राइज इन द वेस्ट। अब हम देख सकते हैं हमारे जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा नॉर्थ अमेरिका के, वहां पे हमें यंग माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे, हमारा पहला पॉइंट ये होगा दैट यंग माउंटेन्स राइज इन द वेस्ट। द मोस्ट फेमिलियर ऑफ दीज माउंटेन्स आर प्रोबेबली द रॉकीज, राइट। हमने फिजिकल मैप में जैसे कि आपको मार्क भी कराया था और देखा भी था। अब मैं बार बार आपको यहाँ पे फिजिकल मैप खोल के नहीं दिखा सकती, बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप अपने सामने फिजिकल मैप खोल के बैठोगे एटलस में और उसको अच्छे से देखोगे। जैसे जैसे हम यहाँ पे आपको प्लेसेस बता रहे हैं, आप क्या करोगे कि आप अपने मैप में उसको मार्क करते चलोगे, राइट। द मोस्ट फेमिलियर यानी कि रॉकीज माउंटेन्स जो है वो तो हमें पता ही है, फेमस है और हमने बहुत बार स्कूल टाइम पे भी पढ़ा हुआ है। उसके अलावा आता है नॉर्थ अमेरिका लार्जेस्ट चेन एंड दे स्ट्रेच, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, दे स्ट्रेच फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा टू द यूएस स्टेट ऑफ न्यू मैक्सिको। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो वेस्टर्न रीजन है वहां पे हमें यंग माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन, जैसे रॉकीज हो गया, और नॉर्थ अमेरिका की जो लार्जेस्ट चेन है माउंटेन रेंजेस की वो हमको हमारे वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलती है। इसके अलावा दे स्ट्रेच फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, कहां से कहां तक स्ट्रेच करते हैं और क्या क्या कवर करते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा टू द यूएस स्टेट ऑफ न्यू मैक्सिको तक इनका जो एक्सटेंशन है वो हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा ग्रेट प्लेन्स। इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज द ग्रेट प्लेन। तो हमारा जो ग्रेट प्लेन है वो कहाँ पे लाई करता है, हमारे कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में लाई करता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, deep rich soil blankets are large areas of the plains in Canada and the US. ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया कि यहाँ पर हमें रिच सॉइल देखने को मिलेगा,
यानी कि यहाँ पर सॉइल में आपको फर्टिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल में है जो वो ज्यादा देखने को मिलेंगे, राइट। सो द डीप रिच सॉइल ब्लैंकेट्स आर लार्ज एरियाज ऑफ द प्लेन्स इन कनाडा एंड द यूएस, राइट। थर्ड पॉइंट आते हैं, ग्रेन इज ग्रोन इन दिस रीजन कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, राइट। तो यहाँ पर चूंकि हम देख सकते हैं कि रिच फर्टिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि जो सॉइल है यहाँ पे काफी रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, तो इसका मतलब है कि वहां पर जो फर्टिलिटी है वो काफी अच्छी होगी। और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रेन जो है वो उगाए जाते हैं हमारे कौन से पार्ट में, ग्रेट प्लेन्स के में। प्लेन्स के पास क्या होती है, रिवर्स होती हैं, और रिवर्स क्या करती है, रिवर्स के पास की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल इन नेचर होती है, तो वो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूजफुल रहती है। यही चीज अगर आप इसको इंडिया के साथ लिंक करके देखोगे, जैसे इंडिया में एलुवियल सॉइल्स होते हैं, एलुवियल सॉइल्स क्या होते हैं, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल्स होते हैं, और वो हमें प्लेन्स के पास देखने को मिलते हैं, यानी कि रिवर्स के पास जो मिट्टी होती है वो हमारे एलुवियल सॉइल्स होते हैं, एंड दे आर वेरी फर्टाइल इन नेचर। तो हम देख सकते हैं कि यही सेम सिनेरियो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में भी है, कि जो नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन है वो हमारे सेंटर ऑफ यानी कि मिडिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि आपको रिच सॉइल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो अच्छी रहेगी। ग्रेन इज ग्रोन इन दिस रीजन, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। फीड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द ग्रेट प्लेन्स आर ऑल्सो होम टू द रिच डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। इसके साथ साथ हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रिच डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस भी देखने को मिलता है। आगे, कैनेडियन शील्ड। द कैनेडियन शील्ड इज अ रेज्ड बट रिलेटिवली फ्लैट प्लेट्यू, ठीक है। तो जो कैनेडियन शील्ड है वो क्या है, रेज्ड है बट फ्लैट प्लेट्यू है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स ओवर ईस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा, राइट। कहां से कहां तक एक्सटेंशन है इसका, इट एक्सटेंड्स ओवर ईस्टर्न, central and northwestern Canada, right? The Canadian Shield is characterized by a rocky landscape pocked by an astounding number of lakes. तो यहाँ पर हमको बहुत सारी लेक्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत सारी लेक्स देखने को मिलती हैं। कैनेडियन शील्ड जो है वो रेज्ड है बट रिलेटिवली फ्लैट प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज कैसे होता है, हमें पहले भी पता था कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है, यानी कि इनका जो टॉप सरफेस होता है वो क्या होता है, टेबल लैंड होता है, ठीक है। टेबल लैंड होता है, टेबल लैंड का मतलब है कि इनका जो सरफेस होता है वो फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है। चलो, इट एक्सटेंड्स ओवर ईस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा। यहाँ पे लोकेशन का ध्यान रखेंगे कि कहां से कहां तक है, ईस्टर्न से लेकर सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न जो कनाडा का पार्ट है वहां तक इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। Canadian Shield is characterized by a rocky landscape and fogged by astounding number of lakes. यहाँ पे हमें कई सारी लेक्स भी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा ईस्टर्न रीजन। Now this varied region includes the Appalachian Mountains and the Atlantic Coastal Plain. अब हमारा जो ईस्टर्न रीजन है, हमें पता है, हमें यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि हमारे ईस्ट में क्या लाई करता है, अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे इस एरिया की बात हो रही है, ठीक है, इस एरिया की बात हो रही है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें अपालेचियन माउंटेन्स देखने को मिलेंगे और अटलांटिक कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है हमारा नॉर्थ अमेरिकाज ओल्डर माउंटेन रेंजेस इंक्लूडिंग द अपालेचियंस राइज नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूएस एंड कनाडा। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, क्या कि नॉर्थ अमेरिकाज ओल्डर माउंटेन रेंजेस इंक्लूडिंग द अपालेचियंस rise near the east coast of the US and Canada, and these areas have been mined for rich deposits of coal and other minerals for hundreds of years. अब यहाँ पर हमें rich minerals भी देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे हमको coal deposits देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज का, बहुत ज्यादा हार्ड यहाँ पे याद नहीं रखना, बस यहाँ पे आपको केवल इतना याद रखें कि हमें क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं, दैट्स इट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब यहाँ पर हम फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं, अभी तक हम रीजनल डिविजन्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमारा जो स्टार्ट होता है यहाँ पे टॉपिक, वो है हमारा फिजिकल डिवीजन, यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, राइट। देखते हैं, पहला हमारा वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, राइट। पहला है हमारा वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, फिर है हमारा सेंट्रल लोलैंड्स और तीसरा है हमारा द ईस्टर्न
हाईलैंड्स। ठीक, आगे देखते हैं। वेस्टर्न कॉर्डिलेरास के बारे में पढ़ते हैं। The parallel ranges of young fold mountains run from Alaska and extend into the South America as the Andes। ठीक, अब अगर ध्यान दें मैप, ये हमारा वेस्टर्न कॉर्डिलास। ठीक, ये इसकी लोकेशन है और हम देख सकते हैं कि कहां से कहां तक है। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला था, अलास्का, राइट। यहाँ पे हमको अलास्का देखने को मिला था और मैंने आपको बताया था कि जो अलास्का है वो किसके अंडर में आता है, यूएस के अंडर में आता है। ठीक है, और यहाँ से हमें कनाडा तो यूएस के अंडर में आता है और अलास्का जो है वो आप देख सकते हो कि यहाँ से हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है एंडीज तक। ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। ये एंडीज माउंटेन जो है वो साउथ अमेरिका का पार्ट है और हमारे जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास है वो हमारे नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, राइट। यहाँ पे मैप पे एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पॉइंट जो अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो यहाँ पे एज दे रिजेंबल ट्विस्टेड कॉर्ड्स दे आर नोन एज कॉर्डिलेरास। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ट्विस्टेड कॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इनका जो नाम है कॉर्डिलेरास पड़ा है। इसके अलावा फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स पुश द अर्थ क्रस्ट एंड फोर्स इट टू फॉर्म रिजेस एंड वैलीज। अब फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं ये हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं पता, इन केस इफ यू हैव फॉरगॉटन, तो आप क्या करोगे कि प्रीवियस लेक्चर को जाके देखोगे, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक, वोल्केनिक रॉक्स फ्रॉम द बेस ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स, ओके, नॉट फ्रॉम बट फॉर्म। ठीक, फॉर्म है FORM फॉर्म। हमारे ये जो फोल्ड माउंटेन्स है वो किससे बने हैं, वोल्केनिक रॉक से बने हुए हैं। आगे चलते हैं। द कॉर्डिलेरास आर पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। माउंट सेंट हेलेना इज इन द USA। ओके, तो यहाँ पर कॉर्डिलेरास है वो किसके पार्ट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पार्ट है। हमने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में जब पढ़ा था तो हमें याद है अच्छे से कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इट इज वेरी मच प्रोन एरिया टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस, राइट। तो वहां पर इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी जो फोल्ड माउंटेन्स है वो जब प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होती है, पुश होती है, उसकी वजह से वहां पर हमको रिफ्ट वैलीज और रिजेस जो है वो फॉर्म होते हुए दिखते हैं और इसीलिए वहां पे फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। इसके अलावा ये जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं ये हमारे वोल्केनिक रॉक से बने होते हैं। तो कारण हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो हमारा कॉर्डिलेरास है वो किसका पार्ट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। एंड माउंट सेंट हेलेना इज इन द USA। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो माउंटेन है कहाँ पे लोकेटेड है, USA में लोकेटेड है। The snow-covered Cordilleras act as a barrier to moisture-laden winds and cause relief rainfall. Okay, not very important point, but ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा कि जो snow-covered Cordilleras है यानी कि वहां की जो बर्फ है वो क्या एक्ट करती है, they act as a barrier, किसे रोकती हैं, to moisture-laden winds and cause relief rainfall. Some of the rivers flow westwards and some eastwards with the Cordilleras acting as a water divide between them. तो कॉर्डिलेरास होने की वजह से कुछ रिवर जो है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और कुछ रिवर जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं और यहाँ पे हमें बीच में कॉर्डिलेरास देखने को मिलते हैं और जो रिवर फ्लो को डिवाइड करते हैं। फिर रॉकी माउंटेन्स, अलास्का रेंज, कास्केड्स, सायरिया नेवाडा एंड सीरिया माड्रे आर द चीफ रेंजेस ऑफ द वेस्ट कॉर्डिलेरास। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से मेन यानी कि प्रोमिनेंट आपके यहाँ पे रेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला है हमारा यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स, दूसरा है अलास्का रेंज, तीसरा है हमारा कैस्केड, फिर आता है हमारा फोर्थ सायरिया नेवाडा, फिर आता है हमारा फिफ्थ सायरिया मैड्रे। ठीक है, ये सारे क्या है, प्रोमिनेंट रेंजेस है हमारे वेस्टर्न कॉर्डिलेरास के। The Grand Canyon is a network of deep narrow valley cuts into the dry Colorado Plateau। तो हमारा जो Grand Canyon है, ठीक है, is a network of the deep narrow valley that cuts into a dry Colorado Plateau। किसका पार्ट है ये, Colorado Plateau का पार्ट है। The Old Faithful is a natural geyser, a hot water spout once in every 90 minutes, and the water from the geyser comes out roaring up to 60 meter high and it is famous in Yellowstone National Park। Okay,
तो यहाँ पर ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ओल्ड फेथफुल, ये क्या है, नेचुरल गीजर का नाम है। क्या नाम है इसका, ओल्ड फेथफुल। ठीक है, हर 90 मिनट में पानी जो है वो ऊपर आता है और कितनी स्पीड पे, यानी कि कितनी हाइट पे जाता है, 60 मीटर हाइट पे जाता है। ठीक है, और इसको येलोस्टोन नेशनल पार्क में भी देखने को मिलता है। ठीक, मैप हमने पहले ही देख लिया था, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा सेंट्रल लोलैंड्स। Now these stretch from around the Arctic shores and Hudson Bay to the Gulf of Mexico. Okay. ये हमारा हडसन बे, ठीक, और ये हमारा गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो यहाँ पर इस पोर्शन की बात की जा रही है, हमारा सेंट्रल क्या है, सेंट्रल लोलैंड। ठीक, सेंट्रल लोलैंड। These stretch from around the Arctic shores and Hudson Bay to the Gulf of Mexico. Gulf of Mexico ये रहा हमारा, और ये रहा हमारा हडसन बे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। They are hemmed in by the Cordilleras in the west and the highlands in the east. तो यानी कि इसके वेस्ट साइड में हम देखते हैं, वेस्ट साइड में हमको यहाँ पे कॉर्डिलेरास देखने को मिलता है और हमें ईस्ट साइड में देखने को मिलेगा क्या, हाईलैंड्स। ठीक है, ईस्टर्न हाईलैंड्स देखने को मिलेंगे। इन द वेस्ट दे आर नोन एज हाई प्लेन्स बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एल्टीट्यूड्स। अब वेस्ट में हाई प्लेन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो हाइट होता है वो ज्यादा होता है हाई एल्टीट्यूड की वजह से। दूसरा, इन द नॉर्थ दे फॉर्म द कैनेडियन शील्ड, और नॉर्थ में क्या फॉर्म करते हैं, कैनेडियन शील्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर लोकेशन का खास ध्यान रखेगा और इसको अपने नोट्स में मेंशन जरूर करेगा। आगे, द कैनेडियन शील्ड इज अ पेनेप्लेन विद अ नंबर ऑफ लेक्स। यहाँ पे कैनेडियन शील्ड में हमें बहुत सारी लेक्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, दे आर लार्ज इनफ टू बी कॉल्ड सीज, यानी कि लेक्स इतनी बड़ी होती हैं कि इनको सीज भी बोला जाता है। हालांकि ये सीज नहीं होती हैं, क्योंकि हमको पता है कि समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, सॉल्टी होता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी लेक्स होंगे सारे तो सॉल्टी नहीं होंगे, कुछ फ्रेश वाटर लेक्स भी होंगे यहाँ पे। लेकिन देखा जाए तो इनका जो एरिया होता है वो इतना ज्यादा होता है कि इनको सीज भी बोला जाता है। ठीक, दे आर द 5 ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी एंड ऑन्टेरियो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे 5 ग्रेट लेक्स के नाम बताए गए हैं। पहला है हमारा यहाँ पे सुपीरियर, सेकंड है हमारा यहाँ पे मिशिगन, थर्ड है हमारा यहाँ पे हुरॉन, फोर्थ है हमारा इरी और फिफ्थ है हमारा ऑन्टेरियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेक विनीपेग, ग्रेट बेयर लेक एंड लेक एंथाबास्का आर ऑल्सो ऑन द कैनेडियन शील्ड। तो यहाँ पर नाम बताए गए हैं कुछ और लेक्स के। इन 5 के अलावा और कौन कौन से लेक्स देखने को मिलते हैं, एक हो गया हमारा लेक विनीपेग, सेकंड है हमारा ग्रेट बेयर लेक, थर्ड है हमारा लेक Athabasca are also on the Canadian Shield, right? Now, south of the Canadian Shield, the central lowland are covered with layers of sediment brought by glaciers and rivers, and it is a very fertile region. तो हमारे कैनेडियन शील्ड के साउथ में अगर हम ध्यान दें, the south of the Canadian Shield, the central lowland are covered with layers of sediments brought by the glaciers and rivers. राइट, हमने ये चीज इंडिया के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में, तब भी हमने पढ़ा था कि जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो जो रिवर्स होती हैं, वो अपने साथ सेडिमेंट्स को कैरी करके लेके आती हैं, राइट। एंड इट इज अ वेरी फर्टाइल रीजन। जैसे कि हम एलुवियल सॉइल को देखते हैं, वो कहाँ से, हमारे एलुवियल सॉइल जो है वो हमें प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और प्लेन्स जो रीजन स्टार्ट होता है, जो नदर्न प्लेन स्टार्ट होता है, वो हमारे फुटहिल्स ऑफ हिमालय से स्टार्ट होता है। हिमालय से क्या आती, नदियां आती हैं। नदियां का ओरिजिन क्या है, ग्लेशियर्स है। तो वहां से जब नदियां बहते हुए आती हैं तो अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, यानी कि अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और वही सेडिमेंट्स जो है वो आके प्लेन्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी होती है, जो नदी के तट पे जो मिट्टियां मिलेंगी, जो सॉइल मिलेगा, दे आर वेरी फर्टाइल इन नेचर एंड दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्रेट लेक्स, जो 5 लेक्स के बारे में बताया गया था, यहाँ पे वो देखते हैं। पहला है हमारा लेक सुपीरियर, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा है हमारा लेक मिचिगन, ये रहा लोकेशन। एक है हमारा लेक हुरॉन, ये है, ठीक। उसके अलावा आता है लेक एरी, लेक ऑन्टेरियो, राइट। 1 2
3, 4, 5, राइट। ये दिया हुआ है यहाँ पे, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और अपने मैप में क्या करेंगे, आप इसको मार्क करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न हाईलैंड के बारे में पढ़ते हैं। They are old fold mountains that stretch from the valley of river Saint Lawrence to southern USA. Right? अब अगर मैप दिया हो उसका, ओके, तो यहाँ पर मैप जो है खोल के बैठिएगा। क्या बताया गया यहाँ पे लोकेशन, दैट दे आर द फोल्ड माउंटेन्स दैट स्ट्रेच फ्रॉम द वैली ऑफ रिवर सेंट लॉरेंस से लेकर सदर्न यूएसए तक। ठीक है, यानी कि यूएसए का जो साउथ पार्ट है वहां तक जो है एक्सटेंशन है किसका, ईस्टर्न हाईलैंड का, राइट। दे आर नॉट हाई और एज कंटिन्यूअस एज कॉर्डिलेरास, यानी कि जो सबसे ज्यादा एल्टीट्यूड हमको देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो एलिवेशन या हाइट हमें देखने को मिलेगी वो हमको कॉर्डिलेरास की देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ईस्टर्न हाईलैंड्स और फिर आता है हमारा सेंट्रल लोलैंड्स। नाम से ही में पता लग रहा है ना कि हाईलैंड्स है, लोलैंड्स है, तो लोलैंड्स है तो उसका जो एल्टीट्यूड होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि हाईलैंड से कम होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ईस्टर्न हाईलैंड जो है उनकी जो एल्टीट्यूड यानी कि जो उनकी हाइट है वो कॉर्डिलेरा से कम है। ठीक, दे आर नॉट हाई एज और एज कंटिन्यूअस एज द कॉर्डिलेरास। द हाईलैंड्स आर आल्सो नोन एज द Laurentian Highlands in Canada and the Appalachians in the USA and are less than 2000 meters in height. तो यहाँ पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं हमारे ईस्टर्न हाईलैंड्स। पहला हम देखते हैं कि इन्हें लॉरेंशियन हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे, कनाडा में। ठीक है, कनाडा में किस नाम से जाना जाता है, लॉरेंशियन हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अपलेचियंस माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर, यूएसए में। ठीक है, कहाँ पर, यूएसए में बुलाया जाता है, जाना जाता है इस नाम से। और अगर इनकी हाइट देखें तो इट इज लेस देन 2000 मीटर इन हाइट, राइट। नाउ द ईस्टर्न स्लोप्स फेसिंग द अटलांटिक ओशन आर वेरी स्टीप, कॉजिंग waterfalls in the streams that flow to the coast, right? So the eastern slopes facing the Atlantic Ocean, हमें पता है कि हमारे नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे कौन सा ओशन लाई करता है, अटलांटिक ओशन लाई करता है। So the eastern slopes facing the Atlantic Ocean are very steep, causing waterfalls in the streams that flow to the coast. ठीक, यहाँ पे में कई सारे waterfalls देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। Canadian Shield. The Canadian Shield is a raised but relatively flat plateau. हमने ये प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था। आप जैसे कि देख सकते हैं रेज्ड है यानी कि हाइट है, लेकिन जो टॉप लेयर है वो क्या है, फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस। ठीक, it extends over eastern, central and northwestern Canada. कहां से कहां तक एक्सटेंशन है इसका, it extends over eastern, central and northwestern Canada. The Canadian Shield is characterized by a rocky landscape topped by an astounding number of lakes. Canadian Shield में हमें कई सारे लेक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब हम यहाँ पे गल्फ के बारे में पढ़ें। ठीक है, a gulf is a portion of the ocean that penetrates land which is very large in size, shape and depth. They are generally larger and more deeply indented than bays and often make excellent harbors, and many important trading centers are located on the gulf. अब गल्फ और बे के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कमेंट्स में बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गल्फ ऑफ और बे के बीच में जो डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये आपका होमवर्क है। इससे पहले भी मैंने एक बार पूछा था आपसे, और अभी तक अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि गल्फ और बे के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो यहाँ पर हम गल्फ की डेफिनेशन पूरे अच्छे से दी गई है, लेकिन आप अपने सिंपल लैंग्वेज में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गल्फ और बे के बीच में डिफरेंस क्या होता है। So a gulf is the portion of the ocean that penetrates land which is very large in size and shape and depth. आगे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से गल्फ हैं। पहला आता है हमारा गल्फ ऑफ मेक्सिको। फर्स्ट है हमारा गल्फ ऑफ मेक्सिको,
सेकेंड है हमारा गल्फ ऑफ अलास्का, थर्ड है हमारा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया एंड फोर्थ है हमारा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, ये हमारे प्रमुख प्रोमिनेंट क्या है, गल्फ है। मैप में देखते हैं, पहला तो मैं यहाँ पे दिख गया, ये हमारा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको, दिस इज गल्फ ऑफ अलास्का। ठीक है, दिस इज गल्फ ऑफ अलास्का एक्सक्यूज मी, एक और था, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने फिजिकल मैप में भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे बे के भी लोकेशन दी हुई है, हडसन बे, बाफिन बे, राइट। और यहाँ पे आपको यहाँ पे किसकी लोकेशन दी गई है, गल्फ की लोकेशन भी दी हुई है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, तो ये पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये हो गया हमारा अफ्रीका, ये हमारा साउथ अमेरिका और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको देखते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक साइट फॉर 3 कंट्रीज एंड सराउंडेड बाय दे आर सराउंडेड बाय, किससे किससे घिरे हुए हैं, पहला हमारा यूएस, मैक्सिको एंड द आइलैंड नेशन ऑफ क्यूबा। एज वन ऑफ द बिगेस्ट गल्फ इट हैज अ कोस्टलाइन ऑफ 5000 किलोमीटर्स, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। यहाँ पे सारे आपके जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो प्रैक्टिस किए जाते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया जाता है यहाँ पे। उसके अलावा हमारा जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो 3 कंट्री से सराउंडेड है। कौन कौन सी, पहली आती है हमारी यहाँ पे यूएस, दूसरी है हमारी यहाँ पे मैक्सिको और तीसरी है हमारे यहाँ पे आइलैंड ऑफ क्यूबा। ठीक है, आइलैंड नेशन ऑफ क्यूबा। फिर आता है इसकी जो कोस्टलाइन है, यानी कि बिगेस्ट गल्फ है तो इसकी जो कोस्टलाइन है कितनी है, इट इज 5000 किलोमीटर्स। ठीक, इसके बाद आता है हमारा गल्फ ऑफ अलास्का। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका where 2 types of water run into each other, a light almost electric blue merging with a darker slate blue। तो यहाँ पे कलर या कलर बताया गया है हमारे किसका, वाटर का। नॉट सो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है कि कहाँ पर सिचुएटेड है गल्फ ऑफ अलास्का। सो इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, ये दिस इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और ये हो गया हमारा गल्फ ऑफ अलास्का, राइट। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। नाउ इट सेपरेट्स द बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला फ्रॉम द मैक्सिकन मेनलैंड। तो हमारे जो गल्फ है वो सेपरेट करता है किसको, गल्फ बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला को किससे, मैक्सिकन मेनलैंड से सेपरेट करता है। इट हैज अ कोस्टलाइन ऑफ 4000 किलोमीटर। गल्फ ऑफ मैक्सिको की कितनी थी, 5000 किलोमीटर्स, और गल्फ ऑफ यहाँ पे कैलिफोर्निया की कितनी है यहाँ पे लेंथ, वो कोस्टलाइन वो है हमारी 4000 किलोमीटर। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड सीज ऑन द प्लैनेट एंड इज होम टू मोर देन 5000 स्पीशीज ऑफ माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स। ओके, अब चूंकि इतना बड़ा सी है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमको बहुत सारा यहाँ पे हमें एक्वाटिक एनिमल्स देखने को मिलेंगे, एक्वाटिक स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, होम टू द एक्वाटिक स्पीशीज। आगे बढ़ते हैं, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। इट इज अ वाटर आउटलेट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक्स थ्रू सेंट लॉरेंस रिवर and it's a semi-enclosed sea that covers 236,000 square kilometers and containing about 35,000 cubic kilometers of water which results in an average depth of 148 meter। हमारे लिए यहाँ पे नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज अ वाटर आउटलेट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका ग्रेट लेक्स थ्रू सेंट लॉरेंस रिवर, दैट्स इट। ये लाइन हमारे लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं, बाकी पूछा नहीं जाएगा, बाकी रटने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे पढ़ते हैं हम आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड्स क्या होते हैं आपको पता होगा, मैंने आपको डिफरेंस बताया था। ठीक है, आइलैंड्स यहाँ पे कई आइलैंड्स देखने को मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, कौन कौन से हैं वो देखते हैं यहाँ पर।
पहला है हमारा वैंकूवर आइलैंड, राइट। वैंकूवर आइलैंड देखते हैं दैट इट इज सिचुएटेड ऑन कनाडाज पैसिफिक कोस्ट। कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज सिचुएटेड ऑन द कनाडाज पैसिफिक कोस्ट एंड इज नोन फॉर इट्स माइल्ड क्लाइमेट एंड थ्राइविंग आर्ट्स कम्युनिटी। तो यहाँ पर लोकेशन का ध्यान रखते हैं दैट इट इज सिचुएटेड ऑन कनाडाज पैसिफिक कोस्ट। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। It is separated from British Columbia mainland by the Strait of Georgia and Queen Charlotte Strait and from Washington by the Juan de Fuca Strait। ये important है हमारे लिए, क्या कि हमारा जो ये आइलैंड है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश कोलंबिया मेनलैंड, यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया मेनलैंड से सेपरेट है। किससे? स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया से। कहाँ से? स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया सेपरेट करती है, एक्सक्यूज मी, सेपरेट करती है वैंकूवर आइलैंड को। किससे? ब्रिटिश कोलंबिया से, ठीक है। एंड क्वीन शार्लेट स्ट्रेट एंड फ्रॉम वॉशिंगटन बाय द जुआन डी फूका, और वॉशिंगटन से सेपरेट करता है क्या? इसको जुआन डी फूका स्ट्रेट। यानी कि यहाँ पर याद रखेंगे कि हमारे ब्रिटिश कोलंबिया से स्टेट ऑफ जॉर्जिया और क्वीन शार्लेट जो स्ट्रेट है ये सेपरेट करती है इस आइलैंड को। किससे? ब्रिटिश कोलंबिया से। और दूसरा है हमारा स्टेट जुआन डी फूका जो इसे सेपरेट करता है। किससे? वॉशिंगटन से सेपरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैप दिया गया है, ये है हमारा ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा वैंकूवर आइलैंड है, ठीक है, और ये हमारा वॉशिंगटन स्टेट है, राइट। तो यहाँ पर ये जो स्टेट्स हैं इनको डिवाइड करते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। ग्रीनलैंड, it is a massive island situated between Atlantic and Arctic Ocean and 80% of its land is covered by ice। ये रहा ग्रीनलैंड, जो कि किसकी अथॉरिटी के अंडर में आता है? डेनमार्क की अथॉरिटी के अंडर में आता है ये, ठीक है। और इसका जो 80% पोर्शन है वो किससे कवर्ड है? आइस से कवर्ड है, ठीक। ये क्या है? हमारा आइलैंड है, क्योंकि ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? ओशन से घिरा हुआ है। कौन से ओशन से घिरा हुआ है? अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है। फिर आता हमारा प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड। प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड देखते हैं दैट इट इज वन ऑफ द आइलैंड ऑफ द अलेक्जेंडर आर्किपेलागो इन द अलास्का पैनहैंडल एंड दिस रैंक्स 4 अमंग द आइलैंड्स इन द साइज। यानी कि ये 4th नंबर पे आता है आइलैंड इन द टर्म्स ऑफ साइज, इन द टर्म्स ऑफ साइज। यहाँ पे हमारे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इट इज वन ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द अलेक्जेंडर आर्किपेलागो इन द अलास्का पैनहैंडल, दैट्स इट। केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये लोकेशन दी हुई है प्रिंस ऑफ वेल्स लैंड आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे चलो आगे बढ़ते हैं। हवाई आइलैंड, ये तो बहुत ही फेमस है, राइट। इट इज अदरवाइज नोन एज द बिग आइलैंड, प्रोवाइड्स अ वास्ट कैनवस of natural environment and is the largest island of the Hawaiian archipelago in the Central Pacific Ocean। हवाई आइलैंड जो है अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। उसका कारण क्या है कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास लोकेटेड है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास लोकेटेड है। और हमको पता है कि हमारा जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है it is very much prone to the earthquake and volcanic eruption। और यहाँ पर दिया भी हुआ है कि हमारा ये जो आइलैंड है it is the largest island of the Hawaiian archipelago in the Central Pacific, ठीक है। चलो ये है हमारा हवाईन आइलैंड, ठीक, और ये हमारा पैसिफिक ओशन, ये राइट। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे टॉपिक क्यूबा आइलैंड्स ऑफ एंटिलीज। ओके, सो इट इज नोन एज द शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स वास्ट सोर्स ऑफ मेटालिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कोबाल्ट, निकल, आयरन ओर, क्रोमियम एंड कॉपर। यानी कि अगर हम इस पे गौर करें तो यहाँ पर हमको कई सारे आपके मिनरल्स देखने को मिलते हैं, राइट। इसको क्या बोला जाता है? क्यूबा आइलैंड ऑफ एंटिलीज को हम शुगर बोल के नाम से भी जानते हैं, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज द शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स वास्ट सोर्स ऑफ मेटालिक रिसोर्सेज। यहाँ पे हमें कई सारे मेटालिक रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया आपका यहाँ पे कोबाल्ट, ये हो गया हमारा निकल, दिस इज आयरन,
iron ore, then chromium and copper. Other resources include timber, petroleum, silica, salt and arable land. तो यहाँ पर हमको आपके कई सारे मिनरल्स रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी जो जगह होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन कौन से मिनरल्स है वो आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा मेटालिक रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया आपका आयरन और क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, राइट, निकल हो गया। उसके अलावा यहाँ पे और मेटालिक रिसोर्सेज के अलावा भी आपके जितने भी अलग रिसोर्सेज है वहां पे यहाँ पे ये भी देखने को मिलते हैं। ये भी मिलते हैं जैसे हमारा हो गया टिम्बर, पेट्रोलियम, सिलिका, सॉल्ट एंड एरेबल लैंड। इसीलिए इसको शुगर बोल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैप दिया हुआ है यहाँ पे। मैप आप जो है वो अपने देखिएगा जरूर अपने उसमें फिजिकल मैप में, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का है। यहाँ पर हमें क्यूबा की लोकेशन है वो लोकेट करनी थी और यहाँ पे हमें मिल गई है। ठीक है, ये रहा हमारा क्यूबा है, आइल ऑफ यूथ क्यूबा, ये रहा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बरमूडा आइलैंड, now it is the territory of the British island in North Atlantic and famous for its pink sand beaches such as Elbow and Horseshoe Bay. Okay, तो हमारा ये जो आइलैंड है बरमूडा आइलैंड, ये एक ऐसी टेरिटरी है, इट इज अ टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश आइलैंड। किसके अंडर में आती है ये? ब्रिटिश आइलैंड के अंडर में आती है। ठीक है, इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन and famous for its pink sand beaches such as Elbow and Horseshoe Bay. ये दोनों नाम है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे हमें पिंक सैंड बीचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे। ये रहा हमारा बरमूडा, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रही लोकेशन इसकी। ठीक है, और ये किसके अंडर में आता है? ये आता है हमारा ब्रिटिश आइलैंड। इट इज द टेरिटरी ऑफ द ब्रिटिश आइलैंड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज पैटर्न, अब यहाँ पे हम नॉर्थ अमेरिका के जो इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स हैं उसके बारे में ध्यान से यहाँ पर देखते हैं। देयर आर मेनी रिवर्स इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कई सारी रिवर्स हैं। रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू सीज बाय the seas they drain into, जैसे कि rivers draining into the Gulf of Mexico। अब हमने जब गल्फ पढ़ा था तो हमें 4 प्रकार के गल्फ पढ़े थे, गल्फ ऑफ मेक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ अलास्का एंड गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न में हम देखेंगे कि कौन सी रिवर्स किस ओशन में या किस गल्फ पे जाके अपना जो वाटर है वो ड्रेन करती है। तो पहले ही आती है हमारी रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द गल्फ ऑफ मेक्सिको, फर्स्ट ये हो गया। दूसरा है हमारा रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द अटलांटिक ओशन, ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड है हमारा आर्कटिक ओशन ड्रेनेज एंड फोर्थ है हमारा पैसिफिक ओशन ड्रेनेज। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा पैसिफिक ओशन, ये हमारा गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये हो गया हमारा अटलांटिक ओशन और यहाँ पे हो गया हमारा एक आर्कटिक ओशन। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें रिवर्स देखने को मिलेंगी। आपको ये जो चीज है अपने फिजिकल मैप में देखने को मिल जाएगा। एरियाज को जो रिवर्स है उनको लोकेट करना है। यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हो गया हमारा कोलोराडो रिवर। ठीक, एक हो गया हमारे कोलंबिया, प्रासर हो गया, मैकेंजी रिवर हो गया, यूकॉन रिवर हो गया। ठीक है, चर्चिल रिवर हो गया, मैसोरी हो गया, मिसिसिपी हो गया, ओयो हो गया, सेंट लॉरेंस हो गया यहाँ पे। ठीक है, रियो ग्रांड हो गया यहाँ पे, ब्रेजोस हो गया यहाँ पे। ये सारी जो रिवर्स हैं ये किसमें अपना पानी ड्रेन करती हैं? गल्फ ऑफ मेक्सिको में। ठीक है, मिसिसिपी ये देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको में यहाँ पे अपना पानी जो है वो ड्रेन करती हैं। कोलोराडो हो गया यहाँ पे, ये हो गया कोलंबिया, ये हो गया हमारा यूकॉन। ये सारी चीजें जो हम देखेंगे गल्फ ऑफ अलास्का में या फिर पैसिफिक ओशन किसका पार्ट है, हम आगे डिटेल में देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द गल्फ ऑफ मेक्सिको, अब यहाँ पे उन रिवर्स को देखते हैं जो अपना पानी है गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन करती हैं। ठीक है, these are the Mississippi, Missouri and the tributaries drain the whole of the lower central lowlands। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे हमको। ठीक है,
यहाँ पे हमें दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हो गई हमारी मिसिसिपी, ठीक है, दिस इज मिसिसिपी, और ये हो गया हमारा मैसूरी। और इन दोनों रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अपना पानी कहाँ पे ड्रेन करती हैं, गल्फ ऑफ मेक्सिको में अपना पानी ड्रेन करती है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। दे स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा से स्टार्ट करते हैं, द ओहिनो एंड टेनेसी, ओके, ओहियो यहाँ पे दिया हुआ, ये देखिए ओहियो एंड टेनेसी, टेनेसी की लोकेशन तो नहीं दी गई है बट स्टिल याद रखेंगे यहाँ पे, द ओहिनो एंड द टेनेसी rivers which are also tributaries of the Mississippi but have their source in the Appalachians are exceptions, okay। तो यहाँ पे दो रिवर्स है हमारी, कौन सी, एक हो गया हमारा ओहिनो और दूसरा है हमारा टेनेसी। ये दो रिवर्स ऐसी हैं जो हमारी इन दोनों रिवर्स की क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो है हमारा अपालेचियन माउंटेन से इनका ओरिजिन है। ये दो रिवर्स जो है एक्सेप्शन है, बाकी जितनी भी हमारे यहाँ पे मिसिसिपी और मैसूरी जो रिवर्स है और इन रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज है इनका ओरिजिन कहाँ से है, वेस्टर्न कॉरिडोर, यहाँ से है वेस्टर्न कॉरिडेला से, ठीक है, वेस्टर्न कॉरिडेलरास। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द अटलांटिक ओशन। रिवर सेंट लॉरेंस इज अ लार्ज रिवर ऑफ दिस ग्रुप एंड इन दिस ग्रुप द स्मॉलर रिवर ऑफ द river is the fall line can also be included, okay। तो रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द अटलांटिक ओशन में अगर हम देखें तो हमारी यहाँ पे रिवर सेंट लॉरेंस, ये रिवर जो है वो कहाँ पर अपना पानी ड्रेन करती है, पानी ड्रेन करती है अपना अटलांटिक ओशन में। इसके अलावा एक और यहाँ पे रिवर है, ठीक है, और वो है हमारी फॉल लाइन, ये भी पानी जो है वो अपना अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है, ठीक है। और बाकी हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये दो जो हमारी रिवर्स है इनका ओरिजिन कहाँ से, वेस्टर्न कॉरिडेला से, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनका भी जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, वेस्टर्न कॉरिडेला से। अपार्ट फ्रॉम दिस दो एक्सेप्शन केस में हमारी रिवर्स आती है, एक है हमारी ओहिनो, दूसरी हमारा टेनिस, और इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, अपालेचियन माउंटेन से इनका ओरिजिन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आर्कटिक ओशन ड्रेनेज, ऊपर साइड वो है हमारी रिवर मैकेंजी which has many shallow lakes on the Canadian Shield, river Nelson flow into the Hudson Bay, okay। अब हम यहाँ पे मैप में देखते हैं, ये हमारी मैकेंजी, और ये जो पानी अपना ड्रेन कहाँ करती है, आर्कटिक ओशन में ड्रेन करती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो दिया गया है दैट नेल्सन, रिवर नेल्सन फ्लो इनटू द हडसन बे, और हडसन बे कहाँ पे है, ये हमारा हडसन बे, यहाँ पे जो रिवर है वो यहाँ पे नेल्सन जो रिवर है अपना पानी कहाँ पे ड्रेन करती है, हडसन बे में ड्रेन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर्स के जो नाम है वो आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पैसिफिक ओशन ड्रेनेज, रिवर यूकॉन इन अलास्का, कोलंबिया, फ्रासर, कोलोराडो along the west coast, and the Colorado River cuts across the Colorado Plateau and forms the world's most famous and attractive deep gorges known as Grand Canyon, having nearly 1 kilometer depth, okay। फिर से मैप पे चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे मैप में ऑलरेडी यहाँ पे देख रखा है, यहाँ पे जो रिवर्स दी गई हैं सारी तो नहीं दी गई हैं बट स्टिल जितनी भी दी गई हैं वो देखते हैं। एक हो गया यहाँ पे फ्रेजर रिवर, एक हो गया यहाँ पे कोलंबिया, दूसरा हो गया यहाँ पे यूकॉन। ये सारी जो रिवर्स हैं ये अपना पानी कहाँ ड्रेन करती हैं, पैसिफिक ओशन में ड्रेन करती हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी रिवर्स हैं, एक हो गई यहाँ पे कोलोराडो रिवर, ठीक है, यूकॉन इन अलास्का में जो है, कोलंबिया, फ्रेजर एंड कोलोराडो अलोंग द वेस्ट कोस्ट, कहाँ पे लाई करते हैं, ये वेस्ट कोस्ट में लाई करते हैं। एंड द कोलोराडो रिवर कट्स अक्रॉस द कोलोराडो प्लेट्यू, यानी कि जो कोलोराडो रिवर है वो कोलोराडो प्लेट्यू को क्या करती है, काट के जाती है, जिससे कि वहां पे कौन सा वहां पे खाई की फॉर्म होती, गॉर्ज की फॉर्म होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड कैनियन, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। और इसकी डेप्थ कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर डेप्थ है। अमंग द अदर रिवर्स द यूकॉन, द फ्रेसर, द स्नेक, द हम्बोल्ट एंड द सैक्रामेंटो, द सैन जोक्विन
एक्सेट्रा आर वेल नोन। ये और भी इसके अलावा भी हमारे ये और भी यहाँ पे रिवर्स है जो कहाँ पे अपना वाटर ड्रेन करती हैं, पैसिफिक ओशन में अपना वाटर ड्रेन करती हैं। क्या क्या नाम है, एक है हमारा यूकॉन जो अलास्का में लाई करती है, तो हमने देख ही लिया था। फ्रेसर भी है, ये भी हमने देख लिया था। इसके अलावा आती है यहाँ पे स्नेक, हम्बोल्ट, सैक्रामेंटो, सैन जोन क्विन, ये सारी जो रिवर्स है पानी अपना कहाँ ड्रेन करती हैं, पैसिफिक ओशन में ड्रेन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सीज इन नॉर्थ अमेरिका। अब अभी तक हम यहाँ पे रिवर्स के बारे में बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पे समुद्र के बारे में बात करते हैं, सीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा कैरेबियन सी। Now it is a sub-oceanic basin bordered by coast of Venezuela, Colombia and Panama। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बॉर्डर फॉर्म करते हैं। पहला हो गया हमारा दैट इट इज अ सब-ओशियनिक बेसिन बॉर्डर्ड बाय कोस्ट ऑफ वेनेजुएला। ठीक, फिर आता है कोलंबिया और उसके बाद आता है पनामा। ठीक, टू द वेस्ट बाय कोस्टा रिका, और वेस्ट में क्या देखने को मिलता है, कोस्टा रिका और निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला, ठीक है, बेलाइज एंड द यूकेटन पेनिनसुला ऑफ मेक्सिको टू द नॉर्थ। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो कैरेबियन सी है उसके साथ कौन से यहाँ पे ओशन फॉर्म करते हैं। सब ओशनिक बेसिन बॉर्डर्स बाय द कोस्ट ऑफ वेनेजुएला हो गया, सेकंड होता है कोलंबिया और थर्ड होता है हमारा पनामा। ठीक है, वेस्ट में देखते हैं कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरस, ग्वाटेमाला और बेलिज़, और नॉर्थ में हमको देखने को मिलता है यूकैटन पेनिनसुला जो कि हमारा मेक्सिको में है और कौन से साइड में पड़ता है, सी के नॉर्थ साइड में पड़ता है। ठीक, by the Greater Antilles island of Cuba, Hispaniola, Jamaica and Puerto Rico, and to the east by the north-south chain of the Lesser Antilles, consisting of the island arc that extends from the Virgin Islands in the northeast to Trinidad. Okay, I know काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग और काफी ज्यादा टफ भी है, लेकिन देखना पड़ेगा हमें। क्या करेंगे आप कि अपने नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल मैप में आप इसको देखते रहेंगे। इन केस इफ यू डोंट फाइंड द लोकेशन इन द मैप, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। आपको क्या करना है कि पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। इन केस इफ यू डोंट फाइंड द लोकेशन इन योर मैप, आपको क्या करना है कि यहाँ पे याद रखना है चीजें कि बाय द ग्रेटर एंटिलाज आइलैंड ऑफ क्यूबा, हिस्पैनोला, जमेशिया एंड प्यूर्तो रिको एंड टू द ईस्ट, यानी कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ये सारी चीजें। उसके बाद ईस्ट साइड में टू द ईस्ट बाय द नॉर्थ साउथ चेन ऑफ द लेसर एंटिलास कंसिस्टिंग ऑफ द आइलैंड्स आर्क दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द वर्जिन आइलैंड इन द नॉर्थ ईस्ट टू ट्रिनिडाड। अब यहाँ पे लोकेशन आपको बताई गई है, तो लोकेशन आपको खुद याद करनी पड़ेगी, उसमें कुछ मतलब ऐसा किया नहीं जा सकता है ना कि एक अलग से कुछ ऐसा हो कि आपको याद तो करना ही पड़ेगा। और याद करने का तरीका मैं आपको फिर से बता दूं कि आप क्या करोगे। याद करने का सबसे आसान तरीका है मैप खोल के बैठो और अपने नोट्स खोल के बैठो। जैसे जैसे वहां पे वो आपको रिवर्स, किसी भी माउंटेन, किसी भी प्लेस का वहां पे नाम दिख रहा है, उसको आप अपने मैप में लोकेट करिए। क्या होगा कि मैप पे लोकेट करने से वो पिक्चर आपके दिमाग में फॉर्म होगी और आपको वो जो प्लेस है वो अच्छे से याद रहेगी। राइट, यहाँ पे रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है हमारे यहाँ पे बेफोर्ट सी। मैप अगर में हम चले दोबारा मैप में, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा बेफोर्ट सी, और नहीं भी दिख रहा है तो अपने मैप में आप जरूर देखिएगा, उसमें दिख जाएगा। ठीक है, उसमें आपको दिख ही जाएगा। यहाँ आते हैं बेफोर्ट सी में। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ कैनेडा। कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ ऑफ कैनेडा एंड अलास्का। इज नोन टू बी द मार्जिनल सी ऑफ द आर्कटिक ओशन, covering an area of 184,000 square miles and the average depth of 3239 feet। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पड़ता है आपके लिए लोकेशन। लोकेशन यहाँ पे क्या बताइए कि नॉर्थ ऑफ कनाडा और अलास्का में पड़ता है। इसकी जो लोकेशन है दैट इज नॉर्थ ऑफ कनाडा एंड अलास्का एंड इट इज अ मार्जिनल सी ऑफ आर्कटिक ओशन। Then comes Hudson Bay.
It is known as the second largest bay in the world, which encompasses an area of 1,230,000 square kilometer and large body of salt water. तो हमें यहाँ पता चलता है कि हमारा सॉल्ट वाटर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, कहाँ पे, हडसन बे में, और ये सेकेंड लार्जेस्ट बे है। अब ये सेकेंड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट लार्जेस्ट बे कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट तुम्हारा हडसन बे है, बट फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है हमारा बे, ये आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे चलते हैं। Labrador Sea. It is bordered by the continental shelves and separates Canada from Greenland. Okay. तो हमारा जो लैब्राडोर सी है ये क्या करता है, बॉर्डर है बाय द कॉन्टिनेंटल शेल्स, और ये किसको सेपरेट करता है, कनाडा को ग्रीनलैंड से सेपरेट करता है। फिर आता हमारा बेरिंग सी। इट इज सिचुएटेड ऑन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सेपरेटिंग द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ये हमने पहले भी पढ़ा था, राइट, हमने पहले पढ़ा था कि हमारा जो बेरिंग सी है या फिर बेरिंग स्ट्रेट आप कह सकते हो, ये किसे सेपरेट करता है, एशिया कॉन्टिनेंट को नॉर्थ अमेरिका से, और जो इस्थमस ऑफ पनामा है वो किसे कनेक्ट करता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। नाउ द ग्रेट बेसिन एरिया इन द रॉकी माउंटेन्स मिडिल has rivers which do not reach the coast but terminate in the land, and this is the inland drainage system. तो inland drainage system क्या होता है कि एक ऐसा ग्रेट बेसिन एरिया होता है कहाँ पे, रॉकी माउंटेन में, राइट, मिडिल, has rivers which do not reach the coast. वो रिवर्स जो कोस्ट में रीच नहीं करती हैं, यानी कि तट तक नहीं पहुंचती हैं, बट टर्मिनेट इन द लैंड, बल्कि लैंड में ही टर्मिनेट हो जाती है, जमीन में ही खत्म हो जाती है। सो दिस इज द इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, इसी को हम इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। वो नदियां जिनका पानी समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाता है, और वो जो पानी होता है वो लैंड में ही टर्मिनेट कर जाता है, यानी कि धरती में ही या फिर जमीन में ही विलुप्त हो जाता है, ठीक। द रिवर्स आर स्मॉल, सीजनल एंड एंड अप इन सलाइन लेक्स। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बेसिन में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा ग्रेट बेसिन, ठीक है, और ये रहा हमारा पैसिफिक ओशन। तो ये पूरा पोर्शन जो है आपका ग्रेट बेसिन है, ठीक। चलो, लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका। अब हम यहाँ पे जो आपके अभी तक हम रिवर्स के बारे में, सीज के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्रेट बेसिन के, इनलैंड ड्रेनेज ग्रेट बेसिन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे लेक्स के बारे में पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका के, और हमें सबसे ज्यादा, हमने इससे पहले कई बार पढ़ा है, और सबसे ज्यादा जो लेक्स है हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, कैनेडियन शील्ड में देखने को मिलती है। सो द लेक्स ऑफ द कैनेडियन शील्ड आर फ्रेश वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे हमें कौन से मीठे पानी की यहाँ पे लेक्स देखने को मिलती है, मीठा पानी यानी कि फ्रेश वाटर, ठीक है, कहाँ पर, कैनेडियन शील्ड में, ठीक। The Great Salt Lake between the Rockies and the Sierra Nevada has the high salt content and is an area of inland drainage. Okay, तो ये जो हमारा लेक है ये किसका पार्ट है, इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट है, ठीक है, इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट है ये, और ये कहाँ पे लाई करता है, रॉकीज और नवाडा के बीच में लाई करता है, ठीक है। It has a high salt content and is an area of inland drainage. Okay. और इसमें सबसे ज्यादा हमें सॉल्ट कंटेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि वो कौन सी ऐसी लेक है, तो वो है द ग्रेट सॉल्ट लेक, जो कि हमें यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है। इसके अलावा लेक इरी इन ऑन्टेरियो, कनाडा एंड मिशिगन, न्यूयॉर्क, ओहियो, पेनिसिल्वेनिया इन द यूएसए। ये जो लेक है, यहाँ पे हमने जैसे कि पढ़ा था कि लेक्स इतनी बड़ी बड़ी हैं, यानी कि रिवर्स और लेक्स इतनी बड़ी कि इनको सीज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लेक है ये कितने आपके कंट्रीज को कवर अप करती है। एक हो गया ओंटारियो, कनाडा, मिशिगन, न्यूयॉर्क, ओहियो और पेनिसिल्वेनिया इन द यूएसए। आगे बढ़ते हैं। लेक ह्यूरॉन इन ओंटारियो, कनाडा एंड मिशिगन एंड यूएसए। तो हमारा जो लेक ह्यूरॉन है वो कौन कौन से प्लेसेस को कवर करता है, ऑन्टेरियो को, कनाडा को और मिशिगन को कवर करता है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी पोर्शन चल रहा है, तो यहाँ पर आपका लर्निंग पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका हार्डवर्क ज्यादा लगेगा, ठीक है।
उसके अलावा हमारा इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स चाहिए अपने लिए, अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, राइट। कंटिन्यू करते हैं। लेक ओंटारियो हमें यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि ओंटारियो तो कवर करता ही होगा। उसके अलावा ओंटारियो के अलावा न्यूयॉर्क, ये सारी जो जगह हैं उसको कवर करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा लेक सेंट क्लेयर इन ओंटारियो एंड मिशिगन इन द यूएसए। उसके बाद आता है लेक सुपीरियर इन द मिशिगन, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन इन द यूएसए, राइट। नाम थोड़े अटपटे हैं बट यू हैव टू लर्न इट। लेक सुपीरियर कौन कौन सी जगह को कवर करता है? मिशिगन, मिनेसोटा एंड विस्कॉन्सिन, राइट। कहाँ पे? यूएसए में, ठीक। याद रखिएगा ये सारी जो आपकी कंट्रीज हैं ये आपके कौन से पार्ट में आती हैं? यूएसए के पार्ट में आती है। हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वो 3 डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइडेड है ना, कनाडा, मेक्सिको और यूएसए। तो ये सारी जो प्लेसेस हैं, जो लेक से ज्यादातर कहाँ पे देखने को मिलती है आपको? यूएसए में देखने को मिलती है। आगे यहाँ पे मैप में दिया हुआ है, देखते हैं। जैसे हो गया हमारे यहाँ पे ग्रेट बेयर लेक, फिर आता है हमारा ग्रेट स्लेव लेक, फिर आता है हमारा ये रेनडियर लेक, और ये लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक सेंट क्लेयर, लेक ओंटारियो, लेक ह्यूरॉन हो गया, ग्रेट सॉल्ट लेक हो गया। ये सारे लेक जो है हम देख सकते हैं किसका पार्ट है? हमारे यूएसए का पार्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके। तो हमारा वेस्ट कोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि हमने पता है कि हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉट हमारा और जो नॉर्थ अमेरिका है वो 3 डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइडेड है, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में। अब इनमें कौन कौन सी सिटीज हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट और फेमस सिटीज है, इनके बारे में हम देखते हैं। पहली आती है हमारी वेस्ट कोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज, यानी कि वेस्ट में जितने भी आपकी वेस्ट कोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज है वो देखते हैं यूएसए की। पहले आता है सियाटल, नाम काफी फेमस है और सुन रखा है हम लोगों ने पहले भी। यहाँ पे देखते हैं सियाटल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट असेंबली सेंटर है ये। लंबरिंग, फिश कैनिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा कि बेसिकली अगर हम देखें तो यूएसए में सारा जो सामान है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और यूएसए ने सबसे ज्यादा अगर फोकस किया है ना तो वो टेक्नोलॉजी यानी कि टेक की दुनिया में सबसे ज्यादा फोकस किया है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी हमारी सिलिकॉन वैली हो गया और जितना भी हमारा आईटी सेक्टर जो सबसे ज्यादा है वो यूएसए में ही बेस्ड है, राइट। क्योंकि यूएसए ने सबसे ज्यादा किस पे फोकस किया है? टेक इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा फोकस किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे फेमस हमारा वेस्ट कोस्ट सिटी है वो हमारा सियाटल। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट असेंबली सेंटर। लुमरिंग, फिश कैनिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज। उसके अलावा देखते हैं सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पे देखते हैं सैन फ्रांसिस्को नोन एज द सिटी ऑफ गोल्डन गेट, फेमस फॉर ऑयल रिफाइनिंग एंड शिप बिल्डिंग। फिर देखते हैं लॉस एंजलिस, नोन फॉर इट्स फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड, है ना। ये भी कई लोगों का डेस्टिनेशन मतलब ड्रीम डेस्टिनेशन प्लेस है लॉस एंजलिस, राइट। तो ये हमारे कहाँ पे पड़ते हैं? वेस्ट कोस्ट। ये सिटीज जो है वो हमारे वेस्ट कोस्ट की पार्ट है, यानी कि हमारे वेस्ट कोस्ट में पड़ते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। फिर आता है ग्रेट लेक रीजन, फेमस फॉर हैवी इंडस्ट्रीज एंड आयरन एंड स्टील, है ना। किसके लिए फेमस है? हैवी इंडस्ट्रीज और आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इंपॉर्टेंट सिटीज देखते हैं, हो गया शिकागो, पिट्सबर्ग, क्लेवेलैंड, टोलेडो, डेट्रॉइट। ये सारी जो है इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। डेट्रॉइट क्या है? ग्रेटेस्ट ऑटोमोबाइल रीजन ऑफ यूएसए। एक्रॉन देखते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंथेटिक रबर एंड टायर मेकिंग सेंटर है। और पिट्सबर्ग देखते हैं, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। तो बेसिकली यूएसए ने सबसे ज्यादा टेक इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा यूएसए में ही चलता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं नंबर 1 पे बैठी हुई है भाई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज हम देख चुके हैं, डेट्रॉइट और एक्रॉन और पिट्सबर्ग किस किस चीज के लिए फेमस है ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से याद करिएगा और अपने नोट्स में
शामिल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, टेक्सास, ये भी बहुत ही फेमस है। Houston oil refinery, shipbuilding, chemical and machinery are important industry located over here. कहाँ पे आपका? टेक्सास पे, राइट। आगे चलते हैं, कनाडा, हैमिल्टन, located at the head of the Lake Ontario. It is known as the Birmingham of Canada, Center for Iron and Steel Works and Engineering. तो हम कनाडा में देख सकते हैं, जैसे बहुत से इंडियंस हैं जो पंजाबीज हैं, वो कहाँ पे जाके बसते हैं? सबसे ज्यादा कनाडा में जाके बसते हैं। तो कनाडा में जो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी एक है हमारी हैमिल्टन। यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कहाँ पे लोकेटेड है। पहले तो ये हेड ऑफ लेक ओंटारियो पे लोकेटेड है, यानी कि लेक ऑफ ओंटारियो के बिल्कुल खोपड़ी पे लोकेटेड है हमारा हैमिल्टन, राइट। फिर इट इज नोन एज द ब्रिमिंघम ऑफ कनाडा, सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील वर्क्स एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें स्टील वर्क, आयरन वर्क और इंजीनियरिंग वर्क देखने को मिलता है। उसके अलावा आता है यहाँ पे सडबरी। इट इज लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ लेक ह्यूरॉन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव माइनिंग एरियाज ऑफ कैनेडा विच यील्ड्स निकल, प्लैटिनम एंड कॉपर। कनाडा कंट्री में सबसे ज्यादा जो पंजाबीज है वो जाके बसते हैं। उसका कारण हमें समझ में आ रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रोथ कर रखी है। जैसे मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज देख सकते हैं आपके, एक हो गया यहाँ पे हैमिल्टन, दूसरा यहाँ पे सडबरी। यहाँ पे आपको आयरन वर्क, स्टील वर्क, इंजीनियरिंग हो गया। आपके यहाँ पे जो निकल, प्लैटिनम, कॉपर से रिलेटेड जो आपके प्रोडक्टिव माइनिंग एरियाज है वो भी हमको कहाँ पर? कनाडा में देखने को मिलते हैं। फिर आता है अरविडा, सिचुएटेड ऑन द सैगुनेरी रिवर and it has the largest aluminium smelter in the world. Saguenay river कहाँ पे लोकेटेड है? ये Saguenay river पे। और एक फेमस किसके लिए है? It has the largest aluminium smelter in the world. इसके अलावा देखते हैं सार्निया, located on the shore of Lake Huron and it has the largest oil refinery in the world. उसके अलावा आता है ओटावा, पेपर एंड पल्प एंड सॉ माइनिंग का यहाँ पे काम चलता है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज थी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज थी। वहां पे कौन कौन से क्या क्या वर्क होते हैं ये भी हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आप चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। जितने भी स्टेट पीसीएस के भी बच्चे हैं अगर वो तैयारी करें तो ये लेक्चर भी उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे तो, और आप मैप के साथ पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ अमेरिका का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मजा आई होगी पढ़ने में। नहीं भी अगर मजा आई होगी तो भी कोई नहीं, आप लोगों को पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका काम ज्यादा है, अच्छे से रिविजन करते रहिए, डेली पढ़ते रहिए। आपका यहाँ पे हार्डवर्क सबसे ज्यादा मैटर करता है, राइट। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, यहाँ पे अच्छे से रिविजन करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी टफ है, आपको जितने भी आपके इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, जो सिटीज हैं, जो कंट्रीज हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से मैप के थ्रू आप देखते रहिए, उसको पढ़ते रहिए। तो आपके दिमाग में मैप छप जाएगा ना, तो आपको लोकेशन रिकॉल करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन देना हो तो वो भी आप हमसे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप अगर चाहते हैं कि आपको इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी एजुकेशन मिलती रहे तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करिए और प्रमोट करिए, ताकि आपके साथ साथ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो भी आपके साथ इसका पूरा लाभ उठा सके। और याद रखिएगा दैट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। और अपने आप जो भी काम करें उसमें कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए और अपना काम करते रहिए, चुपचाप तैयारी करिए अच्छे से, और अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि डेली आपको कितने घंटे, 8 घंटा तो मिनिमम आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। और अगर उसके ऊपर भी अगर आपका टाइम चला जाता है तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस सेशन फॉलो करिए। आपके डेली यहाँ पे लाइव क्लासेस कंडक्ट करी जा रही हैं तो उनको जरूर ज्वाइन करिएगा।
और इन केस अगर आपका कोई भी लेक्चर या टॉपिक छूट गया हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। हमारा भी आपको जो सपोर्ट है वो 100% मिलेगा आपको। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करिए, बिल्कुल बिंदास रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।